नमस्कार, मैं रंजना कहानियों के संसार से निकाल कर लाई हूँ भीष्म साहनी जी की कहानी गंगों का जाया। यदि कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गंगों की जब नौकरी छूटी तो बरसात का पहला छींटा पड़ रहा था। पिछले 3 दिन से गहरे नीले बादलों के पुंज आकाश में करवटें ले रहे थे, जिनकी छाया में गर्मी से अलसाई हुई पृथ्वी अपने पहले ठंडे उच्छ्वास छोड़ रही थी और शहर भर के बच्चे बूढ़े बरसात की पहली बारिश का नंगे बदन स्वागत करने के लिए उतावले हो रहे थे। यह दिन नौकरी से निकाले जाने का था। मजदूरी की नौकरी थी बेशक, पर बनी रहती तो इसकी स्थिरता भी गंगों के बरसात के छींटे का शीतल स्पर्श ले लेती। पर हर शगुन के अपने चिन्ह होते हैं। गंगों ने बादलों की पहली गर्जन में ही जैसे अपने भाग्य की आवाज़ सुन ली थी। नौकरी छूटने में देर नहीं लगी। गंगो जिस इमारत पर काम करती थी उसकी निचली मंजिल तैयार हो चुकी थी। अब दूसरी मंजिल पर काम चल रहा था। नीचे मैदान में से गारे की टोकरियां उठा उठाकर छत पर ले जाना गंगो का काम था। मगर आज सुबह जब गंगो टोकरी उठाने के लिए जमीन की ओर झुकी तो उसके हाथ जमीन तक न पहुंच पाए। जमीन पर पाँव के पास पड़ी हुई टोकरी को छूना एक गहरे कुएं के पानी को छूने के समान होने लगा। इतने में किसी ने गंगो को पुकारा, मेरी मान जाओ गंगो, अब टोकरी तुमसे न उठेगी। तुम छत पर ईंट पकड़ने के लिए आ जाओ। छत पर लाल ओढ़नी पहने और 4 ईंटें उठाए दूल्हों मजदूरन खड़ी उसे बुला रही थी। गंगो ने न माना और एक बार फिर टोकरी उठाने का साहस किया, मगर होठ काट कर रह गई। टोकरी तक उसका हाथ न पहुंच पाया। गंगो के बच्चा होने वाला था। कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। छत पर बैठकर ईंट पकड़ने वाला काम आसान था। एक मजदूर नीचे मैदान में खड़ा एक एक ईंट उठाकर छत की ओर फेंकता और ऊपर बैठी हुई मजदूरन उसे झपट कर पकड़ लेती। मगर इस काम से गंगो का खून सूखता था। कहीं झपटने में हाथ चूक जाए तो, उड़ती हुई ईंट पेट पर आकर लग जाए तो। ठेकेदार हर मजदूर के भाग्य का देवता होता है। जो उसकी दया बनी रहे तो मजदूर के सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, पर जो देवता के तेवर बदल जाएं तो अनहोनी भी होके रहती है। गंगो यही सोच रही थी कि कहीं से मकान की परिक्रमा करता हुआ ठेकेदार सामने आ पहुंचा। छोटा सा पतला शरीर, काली टोपी, घनी घनेरी मूंछों में से बीड़ी का धुआं छोड़ता हुआ गंगो को देखते ही चिल्ला उठा, खड़ी देख क्या रही है, उठाती क्यों नहीं? जो पेट निकला हुआ था तो आई क्यों? गंगो धीरे धीरे चलती हुई ठेकेदार के सामने आके खड़ी हुई। ठेकेदार का डर होते हुए भी गंगो के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जो महीने भर से उसके चेहरे पर खेल रही थी जब से बच्चे ने गर्भ में अपने कौतुक शुरू कर दिए थे। और गंगो की आंखें जैसे अंतर्मुखी हो गई थीं। ठेकेदार झगड़ता तो भी शांत रहती और जो उसका घरवाला बात बात पर तिनक उठता तो भी चुपचाप सुनती रहती। काम क्यों नहीं करूंगी, छत पर ईंटें पकड़ने का काम दे दो, वह कर लूंगी, गंगो ने निश्चय करते हुए कहा। तेरे बाप का मकान बन रहा है, जो जी चाह करेगी, चल दूर हो यहाँ से। आधे दिन के पैसे ले और दफा हो जा। हरामखोर आ जाते हैं। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, दूल्हो मेरा काम कर लेगी, मैं उसकी जगह चली जाऊंगी, काम तो होता रहेगा, गंगो ने कहा। पहले पेट खाली करके आओ, फिर काम मिलेगा। क्षण भर में ठेकेदार का रजिस्टर खुल गया और गंगो के नाम पर लकीर खिंच गई। ऐन उसी वक्त बारिश का छींटा भी पड़ा था। गंगो ने समझ लिया कि जो आसमान में बादल न होते तो काम पर से भी छुट्टी न मिलती। आकाश में बादल आए नहीं कि ठेकेदार को काम खत्म करने की चिंता हुई। इस हालत में गर्भवती मजदूरन को कौन काम पर रखेगा? गंगो चुपचाप ओढ़नी के पल्ले से अपने गर्भ को ढकती हुई बाहर निकल आई। उन दिनों दिल्ली फिर से बसने लगी थी। कोई दिशा या उपदिशा ऐसी न थी जहां नई आबादियों के झुरमुट न उठ रहे हों। नए मकानों की लंबी कतारें समुद्र की लहरों की तरह फैलती हुई अपने प्रसार में दिल्ली के कितने ही खंडर और स्मृति कंकाल रौदती हुई बढ़ रही थी। देखते ही देखते एक नई आबादी
गर्व से माथा ऊंचा किए समय का उपहास करती हुई खड़ी हो जाती। लोग कहते, दिल्ली फिर से जवान हो रही है। नई आबादियों की बाढ़ आ गई थी। नए निर्माण कार्य, लोगों को इस फैलती राजधानी पर गर्व होने लगा था। जहां कहीं किसी नई आबादी की योजना पनपने लगती तो सैकड़ों मजदूर खिंचे हुए अपने फूस के छप्पर कंधों पर उठाए वहां जहां पहुंचते और उसी के बगल में अपनी झोपड़ी की बस्ती खड़ी कर लेते। और जब वो नई आबादी बनकर तैयार हो जाती तो फिर मजदूरों की टोलियां अपने फूस के छप्पर उठाए किसी दूसरी आबादी की नींव रखने चल पड़ते। मगर ज्यों ही आकाश में बादल मंडराने लगे तो सब काम ठप हो जाता और मजदूर अपने झोपड़ों में बैठे आकाश को देखते हुए चौमासे के दिन काटने लगते। कई मजदूर अपने गांव को चले जाते, पर अधिकतर छोटे मोटे काम की तलाश में सड़कों पर घूमते रहते। काम इतना न था जितने मजदूर आ पहुंचते थे। दिल्ली के हर खंडहर की अपनी गाथा है, कहानी है, पर मजदूर की फूस की झोपड़ी का खंडहर क्या होगा और कहानी क्या होगी? हंसती खेलती नई आबादियों में इन झोपड़ों का या इन नए झोपड़ों में खेले गए नाटकों का स्मृति चिन्ह भी नहीं मिलता। उस रात गंगो और उसका पति घीसू देर तक झोपड़े के बाहर बैठे अपनी स्थिति को सोचते रहे। जो छुट्टी मिल गई तो घर क्यों चली आई? कहीं दूसरी जगह काम देखती। देखा है, इस हालत में कौन काम देगा? जहां जाओ ठेकेदार पेट देखने लगते हैं। झोपड़े के अंदर उनका 6 बरस का लड़का रीसा सोया हुआ है। घीसू कई दिनों से चिंतित था। 3 आदमी खाने वाले और काम करने वाला अब केवल एक, और ऊपर चौमासा और गंगों की हालत। उसका मन खींच उठा। अगर और 15-20 रोज मजदूरी पर निकल जाते तो क्या मुश्किल था। गर्भवती औरतें बच्चा होने वाले दिन तक काम पर जुटी रहती हैं। घीसू गठीले बदन का नाटे कद का मजदूर था। जो किसी बात पर तिनक उठता था तो घंटों उसका मन अपने काबू में न रहता। थोड़ी देर चीलम के कस लगाने के बाद धीरे से कहने लगा, तुम गांव चली जाओ। गांव में मेरा कौन है? तू पहले से ही सब पाठ पढ़े हुए, जो इस हालत में जाएगी तो तुझे घर से निकाल देंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा भाई जमीन पर पाँव नहीं रखने देता। 2 दफे तो तुमसे लड़ने मरने की नौबत आ चुकी है। तो यहाँ क्या करेगी? मेरा काम का भी कोई ठिकाना नहीं। सुनते हैं कि सरकार ज़्यादा मजदूर लगाकर 3 दिन में बाकी सड़क तैयार करना चाहती है। मरम्मती का काम तो चलता रहेगा। गंगू ने धीरे से कहा, मरम्मती के काम से 3 जीव खा सकते हैं। 1 दिन काम है, 4 दिन नहीं। काफ़ी रात गए तक यह अधेड़-बुन चलती रही। सोमवार को गंगो काम पर से बर्खास्त हुई और शनिचर तक पहुँचते पहुँचते झोपड़ी की गृहस्थी डांवाडोल हो गई। माँ बाप और बेटा, 3 जीव खाने वाले और कमाने वाला केवल एक। गंगो काम की तलाश में सुबह से निकल जाती और दोपहर तक बस्ती के 3-4 चक्कर काट लेती। किसी से काम का पूछती तो या तो हंसने लगता या आसमान पर मंडराते बादल दिखा देता। सड़कों पर दर्जनों मजदूर दोपहर तक घूमते हुए नजर आने लगे। फिर एक दिन जब घीसू ने घर लौटकर सुना दिया कि सरकारी सड़क का काम खत्म हो चुका है तो घीसू और गंगो मजदूरों के स्तर से लुढ़ककर आवारा लोगों के स्तर पर आ पहुँचे। कभी चूल्हा जलता, कभी नहीं। भरपेट खाना किसी को न मिल पाता था। छोटा बालक रीसा, जो दिन भर खेलते न थकता था, अब झोपड़े के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता। पति पत्नी रोज रात को झोपड़े के बाहर बैठते, झगड़ते, परामर्श करते और बात बात पर खींच उठते। फिर एक रात 1000 सोचने और भटकने के बाद घीसू के उद्विग्न मन ने घर का खर्चा कम करने की तरकीब सोची। अधभरे पेट की भूख को चीलम के धुएं से शांत करते हुए बोला, रीसे को किसी काम पर लगा दें। रीसा क्या करेगा? छोटा सा तो है। छोटा है? चंगे भले आदमी का राशन खाता है। इस जैसे सब लड़के काम करते हैं। गंगो चुप रही। कमाओ बेटा, किसे अच्छा नहीं लगता। मगर रीसा अभी सड़क पर चलता भी था तो बाप का हाथ पकड़कर वह क्या काम करेगा। पर घीसू कहता गया, इस जैसे लौंडे बूट पॉलिश करते हैं, साइकिलों की दुकान पर काम करते हैं, अखबार बेचते हैं, क्या नहीं करते। कल इसे गणेशी के सपुर्द कर दूंगा, इसे बूट पॉलिश करना सिखा देगा।
गणेशी घीसू के गांव का आदमी था। इस बस्ती से एक फरलांग दूर पुल के पास छोटी सी कोठरी में रहता था। एक छोटा सा संदूकचा कंधे पर लटकाए गलियों के चक्कर काटता और बूटों के तलवे लगाया करता था। दूसरे दिन घीसू काम की खोज में झोपड़े में से निकलते हुए गंगो से कह गया, मैं गणेशी को रास्ते में कहता जाऊंगा, तो सूरज चढ़ने तक रीसे को उसके पास भेज देना। रीसा काम पर निकला। छोटा सा पतला शरीर, चकित उत्सुक आंखें, बदन पर एक ही कुर्ता लटकाए हुए। गणेशी के घर तक पहुंचना कौन सी आसान बात थी। रास्ते में प्रकृति रीसे को लुभाने के लिए जगह जगह अपना मायाजाल फैलाए बैठी थी। किसी जगह दो लौंडे झगड़ रहे थे, उनका निपटारा करना जरूरी था। रीसा घंटा भर उन्हीं के साथ घूमता रहा। कहीं एक भैंस कीचड़ में फंसी पड़ी थी, कहीं एक मदारी अपने खेल दिखा रहा था। रीसा दिन भर घूम फिर कर दोपहर के वक्त हाथ में एक छड़ी घुमाता हुआ घर लौट आया। कह देना आसान था कि रीसा काम करे, मगर रीसे को काम में लगाना नए बैल को हल में जोतने के बराबर था। पर उधर झोपड़े में बची बचाई रसद छीण होती जा रही थी। दूसरे दिन घीसू स्वयं गणेशी के सुपुर्द कर आया और 5-7 आने पैसे भी पॉलिश के डिबिया और ब्रश के लिए दे आया। उस दिन तो रीसा जैसे हवा में उड़ता रहा। दिल्ली की नई नई गलियां घूमने को मिली, नए नए लोग देखने को मिले। चप्पे चप्पे पर आकर्षण था। रीसे की समझ में न आया कि बाप गुस्सा क्यों हो रहा था जब उसे यहाँ घूमने के लिए भेजना चाहता था। दुकानें रंग बिरंगी चीज़ों से लदी हुई और भीड़ इतनी कि रीसे का लुब्ध मन भी चकरा गया। रीसे की माँ सड़क पर आंखें गाड़े उसी की राह देख रही थी जब रीसा अपने बोझल पांव खींचता हुआ घर पहुंचा। अपने 6 सालों के नन्हे से जीवन में वह इतना कभी नहीं चल पाया था जितना कि आज एक दिन में। मगर माँ से मिलते ही वह उसे दिन भर की देखी दिखाई सुनाने लगा और जब बाप काम से लौटा तो अपना ब्रश और पॉलिश के डिबिया उठाकर उसके पास जा पहुंचा। बापू, तेरा जूता पॉलिश कर दूं? सुनकर घीसू के हर वक्त तने हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। मेरी नहीं, किसी बाबू की करना जो पैसे भी देगा। और गंगो और उसका पति अपने कमाऊ बेटे की दिनचर्या सुनते हुए कुछ देर के लिए अपनी चिंताएं भूल गए। दूसरा दिन आया। घीसू और रीसा अपने अपने काम पर निकले। 2 रोटियां एक चिथड़े में लिपटी हुई घीसू के बगल के नीचे और एक रोटी रीसे के बगल के नीचे। दोनों सड़क पर इकट्ठे उतरे और फिर अपनी अपनी दिशा में जाने के लिए अलग अलग हो गए। पर आज रीसा जब सड़क पार करके पुल पर पहुंचा तो गणेशी वहां नहीं था। थोड़ी देर तक मुंह में उंगली दबाए वह पुल पर आते जाते लोगों को देखता रहा। फिर गणेशी की तलाश में आगे निकल गया। शहर की गलियां एक के बाद दूसरी अपना जटिल इंद्रजाल फैलाए जैसे रीसे के इंतजार में बैठी थीं। एक के बाद वह दूसरी गली में बढ़ने लगा, मगर कहीं भी उसे कल का परिचित रूप नजर नहीं आया। न ही कहीं गणेशी की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर घूमने के बाद रीसा एक गली के मोड़ पर बैठ गया। अपनी पॉलिश के डिब्बियाँ और ब्रश सामने कर लिए और फिर अपने ग्राहक का इंतजार करने लगा। गणेशी की तरह उसने मुंह टेढ़ा करके पॉलिश पूरी चिल्लाहट के साथ पुकारा। पहले तो अपनी आवाज़ सुनकर स्तब्ध हो गया, फिर निसंकोच बार बार बुलाने लगा। 5-7 मरतबा जोर जोर से चिल्लाने पर एक बाबू जो सामने की दुकान की भीड़ से सौदा खरीदने के इंतजार में खड़े थे, रीसे के पास आए। पॉलिश करने का क्या लोगे? जो खुशी से दे देना। रीसे ने गणेशी के वाक्य दोहरा दिए। बाबू ने बूट उतार दिए और दुकान की भीड़ में जाकर खड़े हो गए। रीसे ने अपनी डिबिया खोली। गणेशी के वाक्य तो दोहरा सकता था, मगर उसकी तरह हाथ कैसे चलाता? बूट पर पॉलिश क्या लगी जितनी उसकी टांगों, हाथों, मुंह पर लग गई। एक जूते पर पॉलिश लगाने में रीसे की आधी डिबिया खर्च हो गई। अभी बूट के तलवे पर पॉलिश लगाने की सोच ही रहा था कि बाबू सामने आकर खड़ा हो गया। रीसे के हाथ जाने में ठिठक गए। बाबू ने बूटों की हालत देखी, आओ देखा न ताओ, जोर से रीसे के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा, जिससे रीसे का मुंह घूम गया। उसकी समझ में ना आया कि बात क्या हुई। गणेशी को तो किसी बाबू ने थप्पड़ नहीं मारा था। काले जूतों पर लाल पॉलिश, और वह गुस्से में गालियां देने लगा। पास खड़े लोगों ने यह अभिनय देखा।
कुछ हंसे, कुछ ने बाबू को समझाया, दो एक ने रीसे को भी गालियां दी और उसके बाद बाबू गालियां देता हुआ जूते पहनकर चला गया। रीसा हैरान और परेशान कभी एक के मुंह की तरफ देखता, कभी दूसरे की तरफ। फिर वहां से उठकर धीरे धीरे गली के दूसरे कोने में जाकर खड़ा हो गया। हर राह जाते बाबू से डरने लगा। गणेशी की तरफ पॉलिश चिल्लाने की उसकी हिम्मत न हुई। रीसे को माँ की याद आई और उल्टे पांव वापिस सो लिया। मगर गलियों का कोई छोर न किनारा। एक गली के अंत तक पहुंचता तो 4 गलियां सामने आ जाती। अनगिनत गलियों में घूमने के बाद वह घबरा कर रोने लगा। मगर वहां कौन उसके आंसू पोंछने वाला था। एक गली के बाद दूसरी गली लांघता हुआ कभी गणेशी की तलाश में, कभी माँ की तलाश में वह दोपहर तक घूमता रहा। वह बार बार रोता, फिर स्तब्ध होकर चुप हो जाता। फिर शाम हुई और थोड़ी देर में गलियों में अंधेरा छाने लग गया। रीसा एक गली के नाके पर खड़ा सिसकियां ले रहा था कि उस जैसे ही लड़कों का टोला यहाँ वहाँ से इकट्ठा होकर उसके पास आ पहुंचा। एक छोटे से लड़के ने अपनी फटी हुई टोपी सिर पर से खिसकाते हुए कहा, अबे साले रोता क्यों है। दूसरे ने उसका बाजू पकड़ा और रीसे को खींचते हुए बरामदे में ले गया। तीसरे ने उसे धक्का दिया। चौथे ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बरामदे के एक कोने में बिठा दिया। फिर उस छोटे से लड़के ने अपने कुर्ते की जेब से थोड़ी सी मूंगफली निकालकर रीसे की झोली में डाल दी। ले साले, कभी कोई रोता भी है, हमारे साथ घुमा कर, हम भी बूट पॉलिश करते हैं। आधी रात गए नन्हा रीसा जीवन की एक पूरी मंजिल एक दिन में लांघ कर सिर के नीचे ब्रश और पॉलिश के डिब्बिया और एक छोटा सा चीथड़ा रखे उसी बरामदे के छत के नीचे अपनी यात्रा के नए साथियों के साथ भाग्य की गोद में सोया पड़ा था। उधर झोपड़े के अंदर लेटे लेटे कई घंटे के विफल खोज के बाद घीसू गंगो को आश्वासन दे रहा था, मुझे कौन काम सिखाने आया था, सभी गलियों में ही सीखते हैं, मरेगा नहीं, घीसू का बेटा है, कभी ना कभी तुझसे मिलने आ जाएगा। घीसू का उद्विग्न मन जहां बेटे के यूं चले जाने पर व्याकुल था, वहां इस दारुण सत्य को भी न भूल सकता था कि अब झोपड़े में 2 आदमी होंगे और बरसात काटने तक और गंगो की गोद में नया जीव आ जाने तक झोपड़ा शायद सलामत खड़ा रह सकेगा। गंगो झोपड़े के बालिश्त वर ऊंची छत को ताकती हुई चुपचाप लेटी रही। उसी वक्त गंगो के पेट में दूसरे बच्चे ने करवट ली, जैसे नवागंतुक संसार का दरवाजा खटखटाने लगा हो। गंगो ने सोचा, यह क्यों जन्म लेने के लिए इतना बेचैन हो रहा है। गंगो का हाथ कभी पेट के चपल बच्चे को सहलाता, कभी आंखों से आंसू पोंछने लगता। आकाश पर बरसात के बादलों से खेलती हुई चांद की किरणों के नीचे नए मकानों की बस्ती झिलमिला रही थी। दिल्ली फिर बस रही थी और उसका प्रसार दिल्ली के बढ़ते गौरव को 4 चांद लगा रहा था। धन्यवाद।